हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागो वुमेन और ऑकलैंड वुमेन के बीच में। तो ये मैच भी वहीं पे होने जा रहा है जहाँ पे आज का मैच भी हुआ था, जॉन डेविस ओवल क्वींसटाउन में। आपने अगर आज का मैच फॉलो करा होगा तो आपने देखा होगा क्या क्या चीज़ हो रही है। तो तीसरा मैच होने जा रहा है तो थोड़ा बहुत स्लोनेस वगैरह हो सकता है। हालांकि वुमेन मैच में शायद आपको उतना वो चीज़ खले ना, लेकिन मेंस वाले मैच को खल सकता है। लेकिन जो भी हो, वुमेन्स वाले में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आ भी सकता है। तो इसीलिए मैंने बता दिया तीसरा मैच होने जा रहा है एक दिन के 24 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ का इफेक्ट हो भी सकता है, तो देख लेना वो बात। बाकी देखो, ऑकलैंड ने लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, आपको याद ही होगा, कैंटरबरी के अगेंस्ट में। जहाँ पे एक टाइम तक तो वो मैच फिर भी लग रहा था कि वो जीत सकते भी हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। और बहुत ही ज़्यादा ही अभी ख़राब हालत पे है ऑकलैंड की टीम। बैटिंग उनकी कभी स्ट्रेंथ थी भी नहीं, एक आध प्लेयर को छोड़ के तो वो भी नहीं चले। एक शाशी शाही ने फिर भी बहुत बढ़िया पारी खेला था लास्ट मैच में। और अभी हडल स्टोन भी नहीं है, तो बॉलिंग और बैटिंग में जो एक बैलेंस्ड होता था, ये एक्सपीरियंस रहता था, वो अभी चीज़ नहीं दिख रही है। और जो बचे कुचे प्लेयर हैं उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस करा नहीं था लास्ट मैच में। तो चीज़ें सही नहीं गई है लास्ट मैच में उनकी तरफ से। और अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो क्या कर पाते हैं ओटागो की टीम। मतलब पहले मैच में वेलिंगटन से वो हारे थे, लेकिन आज के मैच में बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कमबैक करा। और एक आध प्लेयर ने तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करा, तो उनका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पे होगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है और किस चीज़ों पे ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, और कौन कौन से इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हो सकते हैं जो हम यहाँ से निकाल सकें और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों में यहाँ पे 3-2 से आगे चल रही है ओटागो वुमेन की टीम, और आखिरी तीन के तीनों ही मैच ओटागो वुमेन की टीम जीती है। इस फिक्सचर में एक टाइम पे ऐसा भी था जहाँ पर ऑकलैंड 4-1 से आगे चल रही थी, तो वहाँ से 3-2 पे ओटागो आगे हो चुकी है। मतलब काफ़ी बड़ी बात है, ये काफ़ी बढ़िया कमबैक करा है उन्होंने। अ, अगर हम देखें कि रिसेंट मैचेस में क्या हुआ है जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है, तो पहला मैच आपको ये मिलेगा 2020 वाला मैच, जो कि प्रिलिमिनरी फाइनल था। ओटागो ने बनाया था 120। ओटागो के मैचेस में इस फिक्सचर में सूजी बेट्स के रहने और ना रहने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है। ठीक है, आखिरी 3 मैच जब से सूजी बेट्स ने कमबैक करा है उन्होंने जीत हासिल करी है। मतलब उसके पहले भी एक जीत हासिल करा था सूजी बेट्स के आने के बाद से, तो और भी तो वो डोमिनेटिंगली जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले जब वो सूजी बेट्स नहीं थी तब चीज़ें थोड़ी सी अलग गई भी है इनके लिए। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। तो 120 बनाया था ओटागो ने। जेनसन के परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। बाकी करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको आर्मस्ट्रॉन्ग और जोनास दिख जाएंगे ऑकलैंड के बॉलरों में से। ऑकलैंड ने चेस कर लिया था, जहाँ पे लीड करा था पीटरसन, जो कि अवेलेबल नहीं है, और लॉरेन डाउन और सूजी बेट्स बैटिंग से यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने एक विकेट निकाला हुआ था। और ऑकलैंड ने ये मैच जीत हासिल कर लिया। रन मतलब वोमेन मैच के हिसाब से ठीक ही है, उतना वो कम भी नहीं आप कह सकते, लेकिन ऑकलैंड ने यहाँ पे जीत हासिल कर लिया। जहाँ पे हमें मेजर परफॉर्मर्स जेनसन, लॉरेन डाउन ये देखने मिल रही हैं। बाकी आर्मस्ट्रॉन्ग, जोनास और सूजी बेट्स के खाते में एक एक करके विकेट रहे हैं, जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में है। अगला मैच यहाँ पे ऑकलैंड ने बनाया था 156 रन। केटी बर्गिस के स्कोर थे। पीटरसन ने यहाँ पे भी अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी एमा ब्लैक जो खेल रही हैं, जेमा एडम्स खेल नहीं रही हैं, स्क्वाड में तो है। एमा ब्लैक का एक विकेट। ओटागो चेज नहीं कर पाई। इंग्लिश इन्होंने काफ़ी तंग किया हुआ है ऑकलैंड की टीम को, और 2 बड़े इनिंग्स हैं इनके इस फिक्सचर में। जनरली आपको ऐसा देखने नहीं मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के अलावा, लेकिन ये इन्होंने करके रखा है। एक 62 का इनिंग्स यहाँ पर था। बॉलरों में से आपको हडलस्टोन प्रसाद नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग, जोनास फिर से रिपीट हो रही हैं, और आर्लिन किलिन ने यहाँ पर 3 विकेट निकाला हुआ था। और सूजी बेट्स यहाँ पे ऑफकोर्स खेली भी नहीं थी, तो यहाँ पे फिर से ऑकलैंड ने जीत हासिल कर लिया। अगला मैच यहाँ पर ओटागो ने ऑकलैंड फिर से उन्होंने पहले बैटिंग करी, 123 रन बनाए। फिर से पर्किंस और पीटरसन रिपीट हो रही थी, लेकिन पीटरसन अवेलेबल नहीं है। पर्किंस के कुछ स्कोर्स हैं हडलस्टोन के साथ। एमा ब्लैक वही प्लेयर हैं, कार्सन और ओल्डरशॉ जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, इनके आपको नाम दिख रहे हैं। ऑकलैंड यहाँ पर ऑल आउट हो चुकी थी। ओटागो को उन्होंने और भी कम रन पर निपटा दिया, जहाँ पे बॉलरों में से फिर से जोनास और आर्मस्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंटली तीनों ही मैच में इनका नाम आया है। पहले 2 मैच में एक एक करके विकेट, तीसरे मैच में भी आर्मस्ट्रॉन्ग का एक विकेट था और जोनास ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले। बाकी पीटरसन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करती थी इस फीचर में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और हडलस्टोन, और 3 मैच लगातार यहाँ पर ऑकलैंड जीती। अभी यहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हो रही हैं। देखो ये मैच है पिछले सीजन का मेरे ख्याल से पहला मैच। क्वींस टाउन में ये मैच हुआ था, जहाँ पे कल का मैच भी होने जा रहा है। ओटागो ने पहले बैटिंग करी, सूजी बेट्स वापस आई वो, और 89 नॉट आउट उन्होंने बना दिए। बाकी केटी मार्टिन के भी स्कोर से, जो कि अवेलेबल नहीं है। फिर से जोनास का यहाँ पर विकेट, कंसिस्टेंटली वो विकेट लिया जा रही हैं चारों ही मैच पर। ऑकलैंड चेज नहीं कर पाई, और पूरा मैच खेलने के बाद भी, पूरा ओवर खेलने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाए। फिर से केटी पर्किंस और आर्मस्ट्रॉन्ग ऊपर, उन्होंने एक विकेट तो नहीं निकाला जो उनके खाते में रह रहा था, तो उसके बदले उन्होंने 20 रन बना दिया, जो भी लगभग लगभग एक विकेट के बराबर का पॉइंट है। बाकी ब्लैक, कार्सन ये रिपीट हो रहे हैं। कार्सन ने यहाँ पर 4 विकेट्स निकाले, और मॉली लो
इसके अलावा ब्लेकली के भी खाते में 1 विकेट रहे जिन्होंने बॉलिंग भी कराई थी। पिछले सीजन का दूसरा मैच, ऑकलैंड ने यहाँ पे फिर से पहले बैटिंग करी। पर्किंस के कुछ स्कोर्स हैं, लॉरेन डाउन 2 बार नाम आया है उनका, ठीक है, बिल्कुल पहले वाले मैच में 37, दूसरी बार यहाँ पे नाम आया 49। तो जब चली है वो काफ़ी लंबा खींचा है उन्होंने, लेकिन अगर नहीं चली है तो कुछ नहीं है। बॉलरों में से जेनसन, कार्सन, ओल्डरशॉ, ब्लैक, कार्सन, ओल्डरशॉ, ब्लैक तो कंसिस्टेंट है ही कार्सन के साथ, ओल्डरशॉ का भी नाम रिपीट हो रहा है, और जेनसन। ओट्रागो ने फिर से यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी करा और आसानी से जीत हासिल कर लिया। फिर से सूजी बेट्स और पॉली इंग्लिश ने यहाँ पर एक और 50+ का स्कोर बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैं बता रहा था। ऊपर भी एक 62 का इनिंग्स था, यहाँ भी 61 नॉट आउट, तो और दोनों ही बार चेज में उन्होंने बनाया था। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे भी सूजी बेट्स के रन थे। तो आखिरी 3 मैचेस में सूजी बेट्स के स्कोर देखो आप, 89 नॉट आउट, उसके बाद 40 नॉट आउट, और यहाँ पर एक मैच वो आउट हुई थी 75 पर, ठीक है। तो समझ रहे हो ना क्या चल रहा है उनका। बॉलरों में से जोनास और बाकी हकर के लिए थे, और मॉली पेनफोल्ड ने 2 विकेट निकाला हुआ था। ऑकलैंड का वही हुआ, फिर से उन्होंने 20 ओवर बल्लेबाजी करी। ऊपर यहाँ पर उन्होंने 106 बनाया था, उसके पहले 108 बनाया था, 6 विकेट खोकर, यहाँ पर भी 6 विकेट खोकर 114 बनाया। उसी रेंज में चल रहे हैं चीज़ें। फिर से पर्किंस और केली ने यहाँ पर परफॉर्म करा था। बॉलरों में से वही 3 नाम, कार्सन, ओल्डरशॉ, ब्लैक। तो ये 3 तो हैं। इसके अलावा एक बार जेनसन आई है, कभी मॉलिलो आ सकती हैं, कभी कोई और, लेकिन ये तीनों ने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करा हुआ है। और बैटिंग में आपने सूजी बेट्स का नाम देखा है और पॉली इंग्लिश का हमने नाम देखा है, ठीक है। तो ये 5 प्लेयर्स ने कंसिस्टेंटली काम करा है। एक बहुत बड़े प्लेयर का यहाँ पर आपको नाम नहीं दिख रहा होगा ओटागो की तरफ से, वो है केट इब्राहिम। आप नोटिस कर सकते हैं पिछले सीजन में 3 मैचेस उन्होंने खेले थे, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी फाइनल को लेके, एलिमिनेटर को लेके, तीनों मैचेस में कुछ भी नहीं, ना ही बैटिंग से, ना ही बैटिंग तो मिली भी नहीं यहाँ पे दूसरे मैच पर, ये जो मैच था। बाकी बॉलिंग से भी उन्होंने कुछ खास नहीं करा। यहाँ पे भी शायद ढंग से बैटिंग नहीं मिली होगी, बॉलिंग से उन्होंने कुछ करा नहीं। और यहाँ पे बैटिंग मिली भी थी लेकिन उन्होंने कुछ करा नहीं, और बॉलिंग से भी कुछ नहीं करा, ठीक है। तो ये एक मिसिंग जो है चीज़ है। बाकी जो प्लेयर्स में परफॉर्मेंसेस थे वो हमने नोटिस कर लिए। ऑकलैंड की तरफ से बात करी जाए तो फ्रैंक जोनास और बेला आर्मस्ट्रॉन्ग के हमने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ देखे हैं। 1 विकेट की ही मैं बात कर रहा हूँ। आर्लिन के लिए वो तो वैसे भी आपकी टीम में होने वाली है। केटी पर्किंस, इनके हमने परफॉर्मेंसेस देखे हैं। और लॉरेन डाउन जब चली हैं तो लंबा उन्होंने खींचा है, जब नहीं चली तो नहीं है, ठीक है, जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में थे। और लास्ट मैच में मॉली पेलफोर्ड ने 2 विकेट निकाले हुए थे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी हमने 7-8 प्लेयर्स को तो निकाल लिया। आगे हम देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं मतलब हेड टू हेड वगैरह में। तो यहाँ पे सूजी बेट्स आ जाती हैं और बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रही हैं वो, और मतलब ऑटोमेटिक कैप्टन चॉइस ऐसे ही बन जाती है। अब तो बॉलिंग भी करा रही हैं, 89 नॉट आउट का हाई स्कोर। केटी पर्किंस का भी ठीक ठाक है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन उतना कंसिस्टेंट वो नहीं रह पाई है लास्ट कुछ मैचेस में। 40 के औसत पर वो हैं। बॉलिंग पे भी सूजी बेट्स का था, लेकिन सूजी बेट्स अभी बॉलिंग मतलब आज के मैच में जैसे कि 1 ओवर की बॉलिंग कराई, कभी 3 ओवर की करा देती है। तो बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद ना रखो, लेकिन रिकॉर्ड्स यहाँ पे भी उनके बेहतर हैं। और ऑकलैंड की तरफ से और किसी का नाम यहाँ बताने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें। ग्राउंड में तो हमने कल के मैच में बात कर रखी थी, मैं फिर से रिपीट करवा दूँ तो वहाँ पे भी आपको एक ही नाम मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्राउंड से हमें जो प्लेयर्स मिल रहे हैं, देखो वेलिंगटन के अगेंस्ट मैच हुआ था पिछले सीजन में, 2 मैचेस हुए थे, वो मैं रिपीट करवा दूँ। वेलिंगटन के अगेंस्ट मैच हुआ था 157, जहाँ पे भी हमें ब्लैक, कार्सन, ओल्डरशॉ मिले, और इब्राहिम के 2 विकेट्स, और सूजी बेट्स ने यहाँ पे भी रन बनाया था, लेकिन वेलिंगटन है तो कुछ हम बता नहीं सकते। उसके बाद जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था इसी ग्राउंड पे, वहाँ पे भी सूजी बेट्स, कार्सन, ब्लैक और ब्लेकली, मॉली लो भी स्क्वाड में है लेकिन लास्ट मैच खिलाया नहीं गया था। और आज का जो मैच हुआ वहाँ पे भी सूजी बेट्स, और सूजी बेट्स बढ़िया बल्लेबाजी कर रही हैं इस ग्राउंड पे। कोई भी ओपोनेंट आ जाए, यहाँ पे 100 मार दिया उन्होंने। केट इब्राहिम बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, जेनसन और ब्लैक के भी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर हैं, ठीक है। तो केट इब्राहिम के तो ग्राउंड में तो ठीक ठाक है, हेड टू हेड में उतना अच्छा नहीं है, तो टीम में तो आपके वैसे होंगे ही। कैप्टन, वाइस कैप्टन, कैप्टन तो शायद आप फ्री ब्लैक बेट्स को बना भी दो, लेकिन वाइस कैप्टन बनाने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ही मैंने बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहो, बाकी परसेंटेज के साथ भी जा सकते हो, ऐसी कोई बुरी वाली बात नहीं है। तो ये रही सारी चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड से। ये तीनों ही मैचेस, कल के मैच में, कल वाले वीडियो में हमने 2 मैचेस के बारे में बात कर रखी थी, यहाँ पर एक और ऐड हुआ आज का मैच, और हेड टू हेड की चीज़ें जो थी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। सूजी बेट्स के रहने और ना रहने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करी है ओटागो के भाग्य में, ठीक है। आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर, और यहाँ पर कोई मुझे मेजर चेंजेस की उम्मीद नहीं है। अभी एक चीज़ नोटिस करो, सूजी बेट्स के साथ ओपनिंग कर रही है ओलिविया गेन, और ओलिविया गेन के खेलने का मतलब यही हो रहा है कि वो एक इजी विकेट ऑप्शन देके जा रही हैं जो भी सामने वाली टीम से बॉलिंग करने आ रही है वो, ठीक है। और दोनों ही मैच में, वेलिंगटन का मैच तो मैं फिर भी छोड़ भी दे रहा हूँ, लेकिन आज के मैच में भी यही चीज़ हुआ
केली नाइट पहले ओवर की पहले ही गेंद पर उन्होंने निपटा दिया ओलिविया गेन को। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो रही है, ठीक है। जो भी ओपनिंग स्पेल पे आ रहे हैं उनके पास एक इजी विकेट अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और ऑकलैंड की तरफ से ओपनिंग बॉलिंग लास्ट मैच में कराई थी फ्रैंक जोनस और एमी हकर ने। तो फ्रैंक जोनस तो वैसे भी आपकी टीम में है, एमी हकर का भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। बाकी पॉल इंग्लिश डिफॉल्ट पिक हो जाती है कीपर सेशन में। केट इब्राहिम आप रखोगे ही टीम में, लेकिन थोड़े से रिकॉर्ड उनकी खराब है हेड टू हेड में, तो वो आप देख सकते हो। बाकी क्लेटलिन ब्लेकली ऑलराउंडर में होंगी, कोई पॉइंट नहीं है इनको लेने का। लेडन डेविस को कुछ भी यूज़ नहीं है, फील्डिंग करने के लिए खेल रही है बस। बेला जेम्स का भी वही है। ईडन कार्सन, एमा ब्लैक, ओल्डरशॉ और मॉलिलो लास्ट मैच खेली नहीं थी, हेली जैसे खेली थी, मैं उनका नाम भूल गया था। तो मॉलिडो तो लास्ट मैच खेली नहीं थी और यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि उनके कोई चांसेस बनेंगे। यहाँ पे जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपके टीम में आ चुके होंगे, सूजी बेट्स, पॉली इंग्लिश, केट इब्राहिम, यहाँ से ईडन कार्सन, एमा ब्लैक और ओल्डरशॉ को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पे पिच पे स्लोनेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और ओल्डरशॉ स्पिन ऑप्शन है आपके पास, तो ईडन कार्सन और ओल्डरशॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है। ईडन कार्सन को आज के मैच में विकेट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ सब उनको लेकर चलेंगे। ओल्डरशॉ की तरफ शायद लोग ना जाए, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 बॉलर 6 आपके लिए हो गए, और हेली जेंसन को लेकर 7, तो 7 प्लेयर्स यहाँ से हो ही गए। मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कोई ड्रॉपेबल है। बड़ी लीग खेल रहे हो तो आप केट इब्राहिम के ऊपर चांस ले सकते हो, लेकिन छोटी लीग में गलती से ही मत ले लेना, क्योंकि दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखती है। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ चाहे नहीं बनाओ, और छोटी लीग में किसी को ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो वो ओल्डरशॉ है, ठीक है। अच्छा, ऑकलैंड की तरफ से बात करें तो लास्ट मैच एना ब्राउनिंग ओपनिंग कर रही थी शशि शारी के साथ, और एना ब्राउनिंग का भी वही सीन है ओलिविया गेन की तरह। तो सामने वाले टीम के ओपनिंग बॉलर्स फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको आप ऑलरेडी ले ही रहे हो, ईडन कार्सन और एमा ब्लैक। उस बाद लॉरेन डाउन नंबर 3 पर केटी पर्किंस, और ये चीज़ हमेशा ही ऑकलैंड की तरफ से होता है। वो पिछले सीजन में इजी गेंद से ओपनिंग करवाती थी, जो आती ही थी विकेट देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है एना ब्राउनिंग, और अभी मुझे शशि शारी से भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लास्ट मैच भले ही उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। बाकी लॉरेन डाउन, केटी पर्किंस है। लास्ट मैच टेम्पल्टन को खिलाया नहीं गया था, मेरे को नहीं पता क्यों। टेम्पल्टन स्क्वाड में तो थी, अगर वो सही है सब कुछ उनके साथ तो उनको खिलाया जाना चाहिए मेरे ख्याल से, स्काई बाउडन के जगह पे। उसके बाद इजी केस, आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्डिन के लिए, मॉली पेंटफॉल, एमी हकर और फ्रैंक जोनस। टेम्पल्टन एक लाइक टू लाइक ऑलराउंडर हो सकती हैं हडलस्टोन के जगह पे, जो ले सकती है। हडलस्टोन का क्वालिटी तो नहीं ब्रिंग कर सकती, लेकिन नंबर तो फिर कर ही सकती हैं, वो बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती हैं। तो ये मुझे लगता है इनको मौका मिलना चाहिए अगर सब कुछ सही है तो इनमें से जो प्लेयर्स आपके टीम में होंगे, 7 प्लेयर्स हमने वहाँ से सिलेक्ट करके रखे, मिनिमम 6 तो आप लोगे ही उनमें से। तो केटी पर्किंस, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग और फ्रैंक जोनस, ये 3 हमारे टीम में होंगे, ठीक है। चौथा प्लेयर आपके पास लॉरेन डाउन का ऑप्शन है। लॉरेन डाउन अगर चली है तो काफ़ी लंबा खींची है उन्होंने, 37-49 के स्कोर्स हैं उनके। जब नहीं चली है बिल्कुल शांत, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है आर्डिन केली का, चौथे प्लेयर की बात हो रही है, ठीक है। और 5वां प्लेयर तो आप यहाँ पे एमी हकर, मॉनी पेनफोल्ड या टेम्पल्टन खेलते हैं, वो आप देख सकते हो। चौथे प्लेयर की बात मैं कर रहा हूँ। अभी किस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अगर आप नोटिस करोगे तो ओटागो ऐसे बॉलिंग साइड काफ़ी सही है। विलिंगटन वाले मैच को अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी मैचेस में उनकी बॉलिंग अच्छी होती है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो आर्लिन केली जो है आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकती है। बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेंगे और बॉलिंग अच्छी है तो इनके पास बैटिंग भी आ जानी है, बॉलिंग तो पूरा कराते ही हैं। तो चांसेस यही ज़्यादा होते हैं कि आर्लिन केली के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए पॉइंट कलेक्ट करने के। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी एक चीज़ है कि अगर आप लॉरेन डाउन को नहीं लेते हो तो बैटिंग सेक्शन में आपके पास लेने लायक प्लेयर हो जाते हैं सिर्फ 2, कि एक तो केटी पर्किंस, दूसरी सूजी बेट्स, तीसरा बैट्समैन आपने किसी को लिया ही नहीं है। तो ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लॉरेन डाउन को लेते हो तो बैटिंग सेक्शन में तो सेफ आप हो गए, लेकिन यहाँ पे आर्लिन केली को आपको शायद ड्रॉप करना पड़े। 5वें प्लेयर की बात तो हम कर भी नहीं रहे ऑकलैंड की तरफ से। और अगर आप आर्लिन केली को लेते हो तो बैटिंग सेक्शन में आपको किसी एक प्लेयर को तो लेना पड़ेगा, जो कि होगा ओटागो का या फिर ऑकलैंड का भी, जिसको होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ टीम बनाने के टाइम पे। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो केटी इब्राहिम, सूजी बेट्स, दुनिया भर के लोगों के कैप्टन हसन यही होंगे। इसके बाहर अगर आपको देखना है तो ईडन कार्सन, क्यों कह रहा हूँ मैं, एक तो यहाँ पे इन ग्राउंड पे उसके रिकॉर्ड अच्छे होते हैं, किसी फॉर्मेट में देख लो जनरली अच्छा करती हैं वो। आज के मैच में भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, विकेट खाली नहीं मिला। और आज के मैच में हो सकता है कि पिच में स्लोनेस ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस हिसाब से इनका इंपॉर्टेंस बढ़ सकता है। और एमा ब्लैक, ये दोनों हैं। और ओल्डरशॉ का भी मैं कहूँगा टीम में लेकर चलो, कैप्टन हसन भले ही ना बनाओ। पॉसिबिलिटी है कि केटलिन ब्लेकली को भी बॉलिंग करने का मौका मिल सकता है अगर टीम ज़रूरत समझे एक और एक्स्ट्रा स्पिनर को यूज़ करने की। तो चांसेस बहुत कम है, स्मॉल लीग के लिए नहीं कह रहा, बड़ी लीग में इनको कंसीडर करके चलना।
ऑकलैंड की तरफ से केली और आर्मस्ट्रांग आपके लिए सेफ ऑप्शंस हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑलराउंडर्स भी हैं, इसीलिए बाकी कोई परफॉर्मेंस तो किसी का भी उस तरह से नहीं आया था लास्ट मैच में। उसके बाद पर्किंस और शारी, रिस्क लेना है तो जोनास और लॉर्ड एंड डाउन जगह आपके पास ऑप्शन है। अभी देखो मैं क्या कह रहा था, ठीक है। 9 प्लेयर्स मैंने रख लिए। 7वां प्लेयर जो ओटागो का है वो मेरे को लेना था ओल्डर शॉ को। अगर मैं ओल्डर शॉ को यहाँ पे लेता हूँ तो बैट्स वुमन जो है आपको मजबूरन लेना पड़ेगा लॉर्ड एंड डाउन या शशि शाड़ी में से किसी एक को, जो शायद मैं लॉर्ड एंड डाउन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अगर चली है तो इन्होंने ही रन बनाए हैं। शशि शाड़ी से मुझे बैक टू बैक 2 मैच में कोई तो उम्मीद तो है नहीं, ये आप कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आप ओल्डर शॉ को नहीं लेते हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी होगी कि लॉर्ड एंड डाउन की जगह पे आप किसी और बैट्समैन को लो, तो उसमें जो लाइकली ऑप्शन है, जो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगी बैटिंग सही से करने का, वो होती हैं ओलिविया गेन। स्काई बाउडन भी ओपनिंग करेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, अगर मुझे कंपैरिजन करना पड़े स्काई बाउडन और ओलिविया गेन के बीच में, तो मैं गेन के तरफ ज़्यादा जाऊंगा, क्योंकि ओटागो यहाँ पर बेहतर बैटिंग साइड भी रही है और बॉलिंग साइड भी वही रही है। अगर वो बेहतर बॉलिंग साइड है तो स्काई बाउडन के पास मेरे को लग रहा है कि चांसेस कम होंगे रन स्कोर करने के देन ओलिविया गेन, अगर मुझे दोनों में से एक को लेना पड़े। बाकी ऑप्शंस देखो, लेडन डेविस हैं, बेला जेम्स हैं, इनको तो बैटिंग मिलने से रही। मैं बात कर रहा हूँ ओटागो के बैटिंग ऑप्शंस की, अगर आप ओटागो के किसी बैटिंग के ऑप्शन को देखना चाहते हो, ठीक है। और मैं क्यों कंसिडर करने की सोच रहा हूँ, अगर मैं ओलिविया गेन को यहाँ पर लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा आर्लिन केली को लेने का। आर्लिन केली को लेने के क्या हो जाएगा कि आप एक लाइक टू लाइक जो ऑलराउंडर है, जो दोनों तरफ से पॉइंट दे सकती है, ऐसे प्लेयर को आप छोड़ोगे नहीं। ओलिविया गेन लेने का मेरे का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप चाहो यहाँ पर 7-4 नहीं भी बना सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो, तो ये भी सही ही है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी आप कर सकते हो, जो सेफ भी हो जाएगा, वो ऐसी कोई कॉम्बिनेशन वाली बात नहीं है। और अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हो तो तब की मैंने बात करी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओल्डर शॉट ड्रॉप किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो जो मुझे ड्रॉप नहीं करना था। तो ये थोड़े बहुत सिलेक्शंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। आर्मस्ट्रॉन्ग का भी वही है, 1 विकेट के बराबर की ही पॉइंट है। फ्रैंक जोनास ने फिर भी 2 विकेट के बराबर पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग का इससे ज़्यादा नहीं है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग भी एक ट्रायबल ऑप्शन है। कैप्टन मास्टर एंड चॉइस की बात करें तो सूजी बेट्स कोई डाउट नहीं है, उनके ही तरफ आप जाओगे कैप्टनसी के लिए। वाइस कैप्टनसी के लिए जनता जा रही है इब्राहिम की तरफ, आप भी जा सकते हो सेफ रहने के लिए। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 2 नाम बता देता हूँ, ईडन कार्सन और पॉली इंग्लिश। पॉली इंग्लिश बहुत रिस्क हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग ऑप्शन है, अगर कहीं पे फेल हो गई तो ख़त्म, वहीं पे सब कुछ। और ईडन कार्सन मुझे लगता है कि इनके पास ईजियर ऑप्शंस आएंगे पॉइंट स्कोर करने के। एक तो पिच इनको हेल्प कर सकता है, इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं और लास्ट 2 मैच से उतने शांत रहे हैं वो, और इनके पास एबिलिटी है वंचित से विकेट निकालने का, ठीक है। तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।